हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल जिसका नाम है कॉमर्स विद हिरन और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। और आज शायद इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है क्योंकि आज हम करने वाले हैं शॉर्ट सम्स। और दोस्तों ये जो शॉर्ट सम्स करने वाले हैं आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो जरा भी स्किप मत करना क्योंकि 99% बच्चों को शॉर्ट सम में डिफिकल्टी होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए मैं आ गया हूं और आज हम बहुत ही इजी तरीके से शॉर्ट सम सीखेंगे। लेकिन दोस्तों शॉर्ट सम करने से पहले आपको मेरे हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा पहले, क्योंकि मैंने हर एक वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक एक नया फॉर्मूला सिखाया है और वो सीख के आओगे तभी आपको शॉर्ट सम में अच्छे से पता चलेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के शॉर्ट सम्स और एंड तक वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको पूरे वीडियो में जो है और जो कंटेंट है और जो टॉपिक है आपको अच्छे से पता चलेगा। बीच से उसको स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आ जाइए आप आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 42 इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन नंबर 24। सर कोई भी शॉर्ट सम करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सम क्या है? फोकस। द प्राइस ऑफ द wheat was 1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014। मतलब wheat की प्राइस 2014 में प्राइस 2014 में 1600 थी एंड इट वाज 1800 पर क्विंटल इन द ईयर 2015। और वही प्राइस 2018 में हो गई है 1800 रुपीज। फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द wheat फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 एंड इंटरप्रेट इट। सिंपल सी बात बोला है, तुम्हें प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है और इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जब हमें पर्टिकुलरली 2 साल की प्राइस देके रखी है तो हम जानते हैं क्या फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है? इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जिसमें करंट ईयर मतलब जो नया वाला साल होगा उसकी प्राइस को हम बोलेंगे P1 और जो बेस ईयर मतलब जो पुराना साल होगा उसकी प्राइस को हम बोलेंगे P0। तो अब फॉर्मूला पुट करेंगे 1800 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100 और हमारा आंसर आ जाएगा 112.5। 112.5 और इंटरप्रेट करना है तो हमें लास्ट में जो स्टेप करते हैं वो करेंगे। 112.5 माइनस 100 मतलब 12.5% क्या हुआ है? प्राइस में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन प्राइस। सम हो गया हमारा खत्म। सम हो गया हमारा खत्म। बहुत ही इजी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे के सम पे। आगे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 24 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज। अब थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर इज 8/9 टाइम्स ऑफ फिशर्स इंडेक्स नंबर। क्या बोल रहा है? लास्ट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है मतलब IL जो है उसने बोला वो 8/9 टाइम्स है। 8/9 टाइम्स है किसका? फिशर के इंडेक्स का। फिशर के इंडेक्स का। फिशर के इंडेक्स का 8/9 टाइम्स है वो। तो फिशर का जो भी इंडेक्स होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 8/9 टाइम्स, वो होगा हमारा लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर। आगे उसने क्या बोला है? इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180। वो बोल रहा है फिशर का इंडेक्स नंबर इज 180 मतलब IF इज इक्वल टू 180। फाइंड द पार्शिश इंडेक्स नंबर। तो तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? IP फाइंड आउट करना है। सर IP कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोस्तों जो फिशर का इंडेक्स नंबर है उसके अंदर लास्ट ईयर भी आता है और पाशे भी आता है। तो जब हम फिशर का इंडेक्स नंबर रखेंगे तो हमें फिशर का इंडेक्स नंबर यहां रखने के बाद हमें लास्ट ईयर का मिल जाएगा और उसके बाद फिशर के इंडेक्स के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पाशे भी मिल जाएगा। कैसे बताता हूं, देखो। तो यहाँ पे इसने बोला है कि लास्ट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो 8/9 टाइम्स फिशर का इंडेक्स नंबर है।
फिशर का इंडेक्स मुझे गिवन है 180। अगर फिशर की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं तो मुझे लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 8/9 इंटू 180। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 160। तो ये लास्ट पेयर का आ गया। अब हमें पता है कि सर फिशर का इंडेक्स नंबर के अंदर दोनों ही आता है, लास्ट पेयर भी आता है, पाशे भी आता है। मेरे पास फिशर के इंडेक्स नंबर की वैल्यू है, मेरे पास लास्ट पेयर की वैल्यू है, तो जो हमें कम पड़ रहा है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिशर के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट IL इंटू IP। अब IF मतलब फिशर का इंडेक्स हमारे पास ऑलरेडी है 180 रूट के अंदर। लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर मेरे पास है 160, पाशे का नहीं है, तो इंटू IP। सर अब क्या करेंगे? ये जो रूट है, रूट सामने जाएगा तो बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू 160 इंटू IP। तो 180 का स्क्वायर क्या होगा? कितना? स्क्वायर बोला ब्रो, स्क्वायर 32400 इज इक्वल टू 160 इंटू IP। अब जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 160 वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में। तो IP इज इक्वल टू 32,400 डिवाइड बाई 160। तो IP इज इक्वल टू 202.5। सम हो गया हमारा खत्म, सम हो गया हमारा खत्म। वेरी वेरी इजी। सर कोई लोग को कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर कैसे निकला जाता है, वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180 इंटू 2 मारते हैं। लेकिन नमूने लोग, हमें स्क्वायर करना है तो 180 इंटू 180 करना पड़ेगा। हम 12th में आ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें इतना नहीं आता। ऐसे होता है कुछ लोग, क्या करे सर, जीवन ही ऐसा है, मिल जाता है। चलो आगे बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं सम नंबर 3 पर। सम नंबर 3 क्या बोल रहा है? द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इन द ईयर 2015 हैज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। मतलब बेस ईयर में जो भी प्रोडक्शन था वो बढ़ के प्रोडक्शन 2015 में कितना हो चुका है? 3 टाइम्स हो चुका है। और वर्ड क्या हुआ है? 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। 3 टाइम्स इंक्रीज मतलब जो ऑलरेडी था। अब फॉर एन एग्जांपल, बेस ईयर का प्रोडक्शन मेरे पास नहीं है, तो बेस ईयर का प्रोडक्शन हम क्या लेते हैं हमेशा? 100। अब 2015 में वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है 2015 में। तो वही हमारा इंडेक्स नंबर बनेगा, कितना हुआ है। तो फॉर एन एग्जांपल 100 था, इंक्रीज मतलब प्लस हुआ है, कितना हुआ है? 3 टाइम्स। किसका? 100 का। तो 100 इंटू 3 मतलब 100 प्लस 300, आंसर आएगा 400। यही हमारा इंडेक्स है 2015 का। खत्म सम। कितना इजी सा सम है। 3 टाइम्स हुआ है ऐसा लिखा होता तो सिर्फ मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करता, 100 इंटू 3। लेकिन वर्ड क्या बोला है? 3 टाइम्स इंक्रीज। जब वर्ड आए इंक्रीज तो प्लस करना। 3 टाइम्स किसका? 3 टाइम्स बेस ईयर का। बेस ईयर का क्या था? 100। 100 इंटू 3, उसको हमें इंक्रीज करना है। हमारा सम हो गया थर्ड नंबर का भी खत्म। क्या टफ है ये? नहीं सर, बहुत ही इजी चल रहा है, बहुत बहुत ही इजी चल रहा है। हम आगे बढ़ेंगे इस सम पे। सम नंबर 4 पे चलेंगे। सम नंबर 4 पे चलेंगे। सम नंबर 4 सर क्या बोल रहा है? क्या बोलेगा? मैं बोलूंगा वो बोलेगा ब्रो। जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है सिग्मा P1Q0 रेशियो सिग्मा P0Q0 इज इक्वल टू 3:2 है। एंड सिग्मा P1Q1 रेशियो सिग्मा P0Q1 वो 5:3 है। तो हमें फाइंड आउट करना है लास्ट पेयर, मतलब IL, IP एंड IF फाइंड आउट करना है। तो करेंगे। लास्ट पेयर का फॉर्मूला पहले पुट करेंगे। लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो हमारे क्वेश्चन में सिग्मा P1Q0 ये पहला है तो ये पहला वाला सिग्मा P1Q0 होता है। ये P0Q0 है, ये दूसरा वाला है तो दूसरा वाला P0Q0 होता है। तो सिग्मा P1Q0 है हमारा 3 और P0Q0 है 2 इंटू 100। हमारा आंसर आएगा 150।
ये हमारा लास्ट पेयर हो गया। सर पासे की बात करें तो आईपी मतलब पासे का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इनटू 100। ये फॉर्मूला भी कैसे याद करना है मैंने आपको आगे के वीडियोस में बताया हुआ है। P1Q1 है हमारा 5, P0Q1 है हमारा 3 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा ब्रो 166.67। और अब फाइनली हम फिशर निकालेंगे, तो फिशर का फॉर्मूला भी हमें पता है, IF इज इक्वल टू अंडर रूट IL इंटू IP। लास्ट ईयर का हमारा जो आंसर था वो था 150, पाशे का था वो था 166.67। दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले और उसके बाद अंडर रूट का बटन प्रेस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 158.12। ये भी सम हो गया हमारा खत्म। बहुत ही इजी सम चल रहा है, बहुत ही इजी सम चल रहा है। और अब हम बढ़ेंगे इसके बाद के सम में। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हम बढ़ेंगे आगे के सम में। तो सम नंबर आएगा अब हमारा 5। सम नंबर आएगा 5। सर सम क्या बोल रहा है देखना ध्यान से, अब मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से फोकस करना सम पे। सम क्या है? इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ मिडिल क्लास फैमिली इन द ईयर 2014 इज 14,400। मतलब एक फैमिली की डिस्पोजेबल इनकम मतलब उसकी इनकम 2014 में जो इनकम थी वो इनकम थी 14,000 रुपीज। And if the cost of living index number in the year 2015 with the base year 2014 is 115। मतलब क्या बोल रहा है? जो इंडेक्स नंबर है वो 2015 में, इंडेक्स नंबर है वो 2015 में कितना गिवन है आपको? 115। Then estimate the average monthly disposable income of the families in the year 2015। तो तुम्हें बताना है कि 2015 में एक फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए। 2015 में फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंगली महंगाई बढ़ती है, इंडेक्स नंबर उसी के अकॉर्डिंगली निकलता है। 2015 में इंडेक्स नंबर 115 हो चुका है। यहाँ पे हमें 2014 की इनकम देके रखी है। 2014 में जो इनकम होगी उस टाइम का इंडेक्स नंबर हमारे पास नहीं है, तो 2014 का इंडेक्स नंबर क्या रहा होगा? 2014 का इंडेक्स नंबर क्या रहा होगा? 100। 2014 का इंडेक्स नंबर, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है? 100। 2015 का इंडेक्स नंबर 115 गिवन है। तो दोस्तों जब इंडेक्स नंबर 100 था उस टाइम पे इनकम 14,000 थी। अब इंडेक्स नंबर 115 हो चुका है, तो क्या हम इनकम निकाल सकते हैं? यस सर, हम ऐसे ही करेंगे। व्हेन इंडेक्स 100 तो इनकम कितनी थी? 14,000। अब इंडेक्स कितना हो चुका है? 115। ये 100 इंडेक्स कब था? 2014 में था। 2015 में इंडेक्स कितना हो चुका है? 115। तो इनकम कितनी होनी चाहिए सर? कैसे करेंगे? 14,000 इंटू 115 डिवाइड बाई 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 100। तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। 16,100 रुपीज ये डिस्पोजेबल इनकम होनी चाहिए। सीधी बात है, जब महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी तो बढ़नी चाहिए। इंडेक्स 100 से 115 हो चुका है, तो इनकम जो 14,000 थी वो वहां से 16,100 होनी चाहिए, तभी हमारी फैमिली अच्छे से जिंदगी जी पाए। आई होप दोस्तों तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से पता चला होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके बाद के नेक्स्ट सम में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और अगर प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी मेथड कई बार थोड़ी बहुत बुक से अलग जाती है और उस टाइम पे आपको यही हेल्प करेगा। और 101% ये बुक की जो मेथड है और मेरी मेथड है वो बोर्ड्स में अप्रूव्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें।
चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सम नंबर करेंगे 6। ये पता चला क्या? बढ़िया सर, सम नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सम नंबर 6 को। सम नंबर 6 को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, if the cost of living index number of the current year has increased to 180 from the base year index number 100, यहां पे तो बोला ही है क्लियर कि बेस ईयर में जो इंडेक्स नंबर 100 था वो तुम्हारा करंट ईयर में हो चुका है 180। यहां पे तो बोला ही हुआ है कि बेस ईयर में इंडेक्स 100 था, वो करंट ईयर में इंडेक्स कितना हो चुका है? 180 हो चुका है। If the average income of worker has increased from 6,000 to 9,000, मतलब पहले जो वर्कर की इनकम थी वो 6,000 थी, उससे बढ़ के वो 9,000 हो चुकी है। Is there an increase or decrease in the purchasing power of the worker and how much it is? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या परचेजिंग पावर बढ़ा है? परचेजिंग पावर इंक्रीज हुआ है क्या? सर ये कैसे पता चलेगा? अब हमें नॉर्मली लगता है कि सर देखो इंडेक्स 100 से 180 हुआ तो वर्कर की इनकम की तो 6,000 से 9,000 हुई है, तो हम ऐसा मानते हैं कि परचेजिंग पावर बढ़ा है। लेकिन ये बात सही नहीं है। एक बात बताओ, अगर 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 महंगाई 100 से 200 हो चुकी है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि महंगाई मतलब पहले आप अगर नॉर्मली घर का खर्चा करने के लिए 10,000 स्पेंड करते थे, अभी वही खर्चा निकालने के लिए तो 20,000 स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आपकी इनकम पहले 10,000 थी, वो बढ़ के सिर्फ 15,000 हुई, तो क्या चलेगा ऐसे? नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में हम बोलेंगे कि परचेजिंग पावर कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। परचेजिंग पावर तभी बढ़ता है जब आपकी इनकम उतनी बढ़ जाए या उससे ज्यादा बढ़ जाए जितनी हमें पैसों की जरूरत है। हमें जरूरत है उससे ज्यादा इनकम बढ़ जाए तो हम बोलेंगे परचेजिंग पावर बढ़ा है। हमें जितनी इनकम चाहिए मतलब खर्चा करने के लिए अगर उतनी इनकम नहीं बढ़ी है तो हम बोलेंगे परचेजिंग पावर कम हुआ है। तो सर पता कैसे चलेगा? तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सर जब इंडेक्स नंबर 100 था उस टाइम पे इनकम 6,000 थी, अब इंडेक्स नंबर 180 हो चुका है, तो पहले इनकम कितनी होनी चाहिए पहले तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब यहां पे हम पहले फॉर्मूला पुट करेंगे वैसे ही कि जब बेस ईयर में इंडेक्स 100 था उस टाइम पे इनकम कितनी थी? 6,000 थी, क्योंकि 6,000 से 9,000 हुई है बाद में। अब इंडेक्स नंबर 180 हो चुका है तो इनकम कितनी होनी चाहिए? तो कैसे करेंगे ब्रो? 180 इंटू 6,000 डिवाइड बाई 100, तो आपका आंसर आएगा 10,800। 10,800 इनकम होनी चाहिए। क्या तुम्हारी इनकम 10,800 हुई है? नहीं हुई है सर, क्योंकि इनकम तो 6,000 से सिर्फ 9,000 ही पहुंची है। तो सर परचेजिंग पावर बढ़ा कि कम हुआ? सर कम हुआ है। अगर हमें खर्चा निकालना है तो 10,800 कमाना पड़ेगा, लेकिन हम कमा रहे सिर्फ 9,000, तो ये नहीं चलेगा। तो परचेजिंग पावर कम हुई है, तो हम कैसे लिखेंगे सर? परचेजिंग पावर डिक्रीज, और वो कितनी डिक्रीज हुई है? 10,800 होनी चाहिए, माइनस 9,000 करेंगे तो उतने पैसे कम पड़ेंगे, तो आंसर आएगा 1,800। तो ये आ गया आपका आंसर। परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई है, और कितनी डिक्रीज हुई है? 1,800 रुपए। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से पता चला होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम सम नंबर 7 पे चलेंगे। हम सम नंबर 7 पे चलेंगे। 7 क्या बोल रहा है? द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर 2015
and 2016 are found to be 150.2 and 165.7. मतलब इंडेक्स नंबर तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, इंडेक्स नंबर तुम्हें देके रखा है 2 साल का, एक तो 2015 का जो गिवन है तुम्हें 150.2 और इंडेक्स नंबर तुम्हें गिवन है 2016 का, वो गिवन है आपको 165.7. फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग द इंडेक्स नंबर ऑफ द बोथ ईयर्स. मतलब वही पूछ रहा है कि भाई आपको इन्फ्लेशन कितना बड़ा है वही तुम्हें निकालना है. तो इन्फ्लेशन का पहले तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन का सीधा फॉर्मूला ही होता है. पहले तो वो फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूला कैसे बनाना वो बाद में हम डिस्कस करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल की रेट ऑफ इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेटली महंगाई कितनी बढ़ी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इंटू 100. इंडेक्स नंबर करंट ईयर का है हमारा 165.7 माइनस इंडेक्स नंबर बेस ईयर का है 150.2 डिवाइड बाय बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 150.2 इंटू 100. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 15.5 और नीचे 150.2 इंटू 100. अगर इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.3196, जिसको हम 10.32 बोल सकते हैं. तो ये 10.32% महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सर ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो सिंपल सी बात है. हमें यही निकालना है ना, परसेंटेज में महंगाई, रेट का मतलब क्या होता है परसेंटेज, परसेंटेज में महंगाई कितनी बढ़ी है. अब सोचो कि ये मेरा 2016 में 165.7 एक चीज का प्राइस है, पहले कितना था 2015 में 150.2 था. मतलब ऑलरेडी अगर मैं डिफरेंस निकालू तो कितना बढ़ चुका है, 165.7 माइनस 150.2 कितना बढ़ चुका है, 15.2 रुपीज प्राइस बढ़ चुका है. एग्जाम्पल अगर मुझे कंपेयर करना है सर कितना बड़ा है तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा, जो बेस ईयर का जो प्राइस है उसके साथ कंपेयर करूंगा. मतलब पहले 150 था, 150 का कितना परसेंट बढ़ चुका है, तो इसलिए मैं डिवाइड बाय क्या किया है 150.2 जो हमारा ऑलरेडी बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है इंटू 100. 100 क्यों, परसेंटेज निकालने के लिए, 100 क्यों, परसेंटेज निकालने के लिए. ये पता चला क्या, ये कैसे निकाला है, बहुत इजी. अगर आपको ये लॉजिक पता नहीं चला तो फॉर्मूला याद कर दो, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर माइनस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर बेस ईयर इनटू 100. ठीक है भाई, वेरी वेरी इजी. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर शॉर्ट सम फॉर टुडे, और बहुत ही इजी सा सम नंबर 8 करने वाला है, सम नंबर 8 करने वाला है, सम नंबर 8 करेंगे, लास्ट सम. थोड़ा ध्यान से देखना ब्रो, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत ही इजी सम है, थोड़ा ध्यान से देखिए. देखो, इफ द इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ द 3 आइटम्स आर 250%, 265% एंड 300% रिस्पेक्टिवली. मतलब प्राइस रिलेटिव को ही तो हम इंडेक्स बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव को क्या बोलते हैं, हम इंडेक्स बोलते हैं. मतलब वो इंक्रीज हुआ है 250%, 265% एंड 300%. एंड इफ द रेशियो ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स, मैंने आगे भी सिखाया था इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, वेट. इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, वेट. फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर. अब 3 आइटम में नाम देखे नहीं रखा है, हम नाम लेना है तो मैं ले लूंगा ए बी सी. आइटम 3 आइटम देखे रखी है ए बी सी, और हमें पता है इंपोर्टेंस का मतलब क्या होता है, वेट. तो वेट का मतलब डब्ल्यू, और जब भी डब्ल्यू गिवन हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन
डब्ल्यू, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो आई चाहिए। आई के लिए, इंडेक्स नंबर के लिए उसने क्या बोला है कि ये जो प्राइस है रिलेटिव वो इंक्रीज हुआ है 250%, 265% एंड 300%। मतलब पहले अगर 100 था, बेस रेट का पता नहीं है, तो वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब प्लस करना है कितना, 265%। 100 का 265%, 100 इंटू 265%, तो वो आएगा हमारा, अगर मैं टोटल मारू तो ये तो 265 ही आएगा। 265 प्लस 100 तो आएगा 365। अगर मैं यही काम बी प्रोडक्ट के लिए करूं तो 100 प्लस उसने बोल के रखा है, कितना बड़ा है दूसरा, सॉरी ब्रो मिस्टेक हो चुकी है। मिस्टेक क्या हुई है, पहले में 265% नहीं, पहले में 250% बोला है, तो यहाँ पे 250% की जगह हो जाएगा 350 हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ। दूसरे में बोला है उसने 265%, 265% किसका, 100 का बटा यस, तो यहाँ पे आएगा 100 प्लस 265, तो तुम्हारा आंसर आएगा 365। और सी प्रोडक्ट में बोला है, उसने उसने बोला है 300%, तो मतलब 100 का 300%, तो वो 300 रहेगा प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा 400। तो ये हमारा हो चुका है आई, ये हो चुका है हमारा डब्ल्यू। डब्ल्यू सर कहाँ है, डब्ल्यू तो हमें बोला इंपोर्टेंस का रेशियो देके रखा है, तो वो हम इसको लिख देंगे 8, 7 एंड 5। बस इतना हो जाए, फिर हम करेंगे डब्ल्यू का टोटल। डब्ल्यू का टोटल क्या आएगा, 7 प्लस 5 प्लस 8, तो वो आएगा 20। फिर हम करेंगे आई डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू होता है तो आई डब्ल्यू निकलना पड़ता है, तो 350 इंटू 8, 2800। यहाँ पे 365 इंटू 7, 2555, और लास्ट में आएगा 400 इंटू 5, तो वो आएगा 2000। अब इसका जब टोटल लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7355। बस अब तो वैसे फॉर्मूला पुट करना है, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 7355 डिवाइड बाई 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 367.25, और लास्ट में जो हमें काम करना है वो तो करना ही है। 367.25 माइनस 100, तो हमारा आंसर आ जाएगा 267.25% इंक्रीज। ये हो गया हमारा सम खत्म। क्या ये टफ है ब्रो, क्या ये टफ है, नहीं बहुत ही इजी है। तो हमने इस चैप्टर के शॉर्ट सम्स को खत्म कर दिया है बहुत इजी तरीके से। अगर आपको एक्सरसाइज में कोई सम में डाउट हो, पता नहीं चल रहा हो, अभी आपको घर पे प्रैक्टिस करना है मेन एक्सरसाइज। मेन एक्सरसाइज में अगर कोई भी सम आपको डाउट हो तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलरली अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है जो आपको पता नहीं चला, या फिर आप एक्सरसाइज में जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं उसका सम कर रहे हो और अगर आपको आपसे नहीं हुआ, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का नंबर लिख देना और मैं उसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा। आई होप दोस्तों आपको ये सम बहुत इजीली पता चला होगा, और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट सम्स होता है खत्म। आपको खत्म करना है होमवर्क के लिए मेन एक्सरसाइज खत्म करना है। उसके अंदर सेक्शन सी, डी एंड ई कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में लिखना, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड कर लूंगा। हम मिलेंगे इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।